चलिए जी, वॉइस आ रही है, जो बच्चे जूम पे कनेक्ट हैं वॉइस आ रही है। ठीक है जी, शांत हो जाओ। पढ़े आगे। कंपनी कितने टाइप की होती है? तीन, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? वाह। प्राइवेट कौन सी होती है? जो पब्लिक नहीं होती। ऐसा नहीं होता, प्राइवेट होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिमिट 200 तक, रेस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, और प्रोहिबिशन शेयर इशू तो बिल्कुल नहीं कर सकते, शेयर इशू तो कर ही नहीं सकते। जिसमें तीनों ही चीजें नहीं है वो सब क्या है? पब्लिक कंपनी। ना कोई लिमिट है, ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना ही कोई प्रोहिबिशन है। ठीक है। 1% कंपनी के बारे में आपने पढ़ा है ना। 1% कंपनी कौन सी होती है? एक ही मेंबर होता है उसमें। तो कितने मेंबर होते हैं? एक ही मेंबर होता है। ले देके एक ही मेंबर। एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। एक मेंबर होता है और एक क्या होता है? नॉमिनी होता है। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं? ओपीसी के ना जो स्पेशल पॉइंट्स है सारे, है ना, वो सारे आप याद रखना। उसमें से कोई भी केस आ सकता है, केस का आंसर बड़ा ही सोल्व इजी होगा, लेकिन आप याद रख पाओगे तभी कर पाओगे। ओपीसी में एक ही मेंबर हो सकता है, एक ही नॉमिनी हो सकता है। ठीक है। नॉमिनी बनाया क्यों जाता है? नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकते हैं क्या? नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। क्या नॉमिनी खुद छोड़ के जा सकता है? नॉमिनी खुद भी छोड़ के जा सकता है ना। फिर उसके बाद एक सवाल पूछता हूं, इंटर का सवाल पूछिए। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन गलती से क्या पता आ जाए, मुझे क्या पता। ध्यान से सुनना। ये एक कंपनी है ओपीसी, ठीक है। इसमें मिस्टर एम ना मेंबर है और मिस्टर एन नॉमिनी है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। एक और ओपीसी है, ओपीसी नंबर 2। ध्यान से सुनना। इस ओपीसी में क्या है? मिस्टर एन इज इक्वल टू मेंबर, मिस्टर एक्स इज इक्वल टू नॉमिनी। हो सकता है या नहीं? बात समझ गए? एक कंपनी है, मिस्टर एम इसमें मेंबर है, एन इसमें नॉमिनी है। यही मिस्टर एन किसी दूसरी कंपनी में क्या है? मेंबर है, और उसमें कोई और नॉमिनी है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आपने एक लाइन पढ़ी थी, याद करो। एक बंदा एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, एक बंदा एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता। याद आया? तो ये पॉसिबल सिनेरियो है या नहीं है? हाँ या ना? हो सकता है ऐसा या नहीं? नहीं। हाँ, इसमें नॉमिनी है, उसमें मेंबर है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताएं जी, जो बच्चे जूम पे कनेक्ट है बताएं, ऐसा हो सकता है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, हो सकता है ऐसा। तो छोटा सा पॉइंट जब एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे हो कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, बात समझ गए? कर दिया ना कंफ्यूज इसने। तो सवाल लाइन समझिए, वो लाइन क्या थी? एक बंदा एक से ज्यादा कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता। क्या कोई बंदा एक से ज्यादा कंपनी में मेंबर है? एक बंदा एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता। क्या कोई एक से ज्यादा में नॉमिनी है? तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, एम मर गया, एम मर गया, अब क्या होगा? एन बन जाएगा इसमें क्या? मेंबर। क्या अब प्रोविजन टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। अब आप दो दो कंपनी में मेंबर हो, और जबकि एक रूल क्या कहता है, आप सिर्फ कितने में मेंबर हो सकते हो? एक में। समझ में आया फाउंडेशन का और इंटर का फर्क? एक ही लाइन में दो क्वेश्चन बन गए। अब जरा समझिए क्या होगा। क्या ये नॉमिनी मेंबर बन जाएगा? लेकिन नॉमिनी तो मेंबर तब बनता है या तो किसी की डेथ हो या इनकैपेसिटी हो। ना तो यहाँ पे डेथ है, ना यहाँ पे इनकैपेसिटी है। अब क्या होगा? कहानी समझ गए ना? तो अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा
हो जाता है कि एक बंदा एक कंपनी में नॉमिनी है, दूसरी कंपनी में मेंबर है, और जिसमें वो नॉमिनी है उस कंपनी मेंबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उस डेथ की वजह से क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। तो इसको अगर ऐसा हो जाता है तो विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज चूज एनी वन, दोनों में से एक छोड़नी होगी, दोनों में से एक को क्या करना होगा, इसको छोड़ना ही होगा। बात समझ गई? तो एक डेडलाइन है वहां पे 180 दिन की। ठीक, तो ये वाला पोर्शन सिलेबस में नहीं था इतना, ठीक है, लेकिन उतना तो था। ठीक है, उतने तक को तो केस बना ही सकता है उस लाइन में से। ठीक है, डेडलाइन ना दे वो एक अलग बात है। चलिए खैर आगे चलते हैं। कंपनी 3 टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। ओपीसी के बारे में समझ लिया अब आपने, नॉमिनी भी होगा, एक से ज्यादा कंपनी में नहीं बना सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कह रही है वो नहीं करेगा, वो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, यानी कि अगर कंपनी को और क्लासिफाई करना हो, कंपनी 3 तरह की, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। अगर आप चाहते हो और क्लासिफिकेशन करना, फर्दर क्लासिफिकेशन, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लायबिलिटी। इसको ध्यान रखेंगे वर्ड को, मेंबर्स लायबिलिटी, सब कुछ कहानी मेंबर्स लायबिलिटी से शुरू होगी। कंपनी में मेंबर्स होते हैं ना, कंपनी में, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, 7, प्राइवेट बनाने के लिए, ओपीसी बनाने के लिए 1। तो वो जो मेंबर्स बनेंगे ना, उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, पब्लिक जो कंपनी होती है उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, सिंपल, लायबिलिटी कैसी होती है। लेकिन एक तरह की कंपनी और पाई जाती है जो कि कोई बनाता नहीं है, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी हो, लेकिन अगर हमें अनलिमिटेड लायबिलिटी बनानी होती तो फिर तो हम पार्टनरशिप भी बना लेते, सोल प्रोप्राइटरशिप भी बना लेते। लेकिन खैर कैटेगरी है, कैटेगरी है। इसमें क्या है, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, है ना, अप टू देयर पर्सनल एसेट्स तक भी जा सकती है। बात समझ गए ना, अनलिमिटेड में तो, अनलिमिटेड में तो आप ऐसा समझ लो, ठीक है। बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। लिमिटेड लायबिलिटी में 2 तरह की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक ध्यान से सुनना, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी में भी 2 तरह की होती है, हैविंग शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। विदाउट मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कंपनी में मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड, और लिमिटेड में भी कितनी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब उनकी लायबिलिटी होगी सिर्फ और सिर्फ जितने उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं ना, उन पे जितना अमाउंट अनपेड है, जितने उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं। मान लीजिए कंपनी बनाई जिसमें आप सब लोग मेंबर हो, ठीक है, सभी के पास 100 शेयर है, कितने शेयर है, 100 शेयर है, जिसमें से अकाउंट्स में याद है कॉल्ड अप, पेड अप, 8 रुपए पेड अप हो चुका है, 8 रुपए कितना हो चुका है, पेड अप हो चुका है, तो अनपेड कितना बचा, 2। तो आप सबकी लायबिलिटी कितनी है, 2 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, जितने आपके पास शेयर है, 100 शेयर है 200 रुपए लायबिलिटी, 150 शेयर है 300 रुपए लायबिलिटी। बात समझ गए, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है और जितना अमाउंट अनपेड है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है। कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, लेकिन आपसे सिर्फ कितने पैसे मांगे जा सकते हैं, 200। आपकी लायबिलिटी की लिमिट कितनी है, सिर्फ जितने आपके पास शेयर्स हैं उस शेयर्स पे जितना अमाउंट अनपेड है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है, उससे ज्यादा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं, ठीक है। तो कितनी लायबिलिटी है, अप टू द अमाउंट अनपेड, अप टू द अमाउंट अनपेड on shares respectively
हेल्ड बाय देम। मेंबर्स के पास जितने जितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन शेयर्स पे जितना अमाउंट अनपेड है उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है, उससे ज्यादा उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। बात समझ गई? ठीक है, कुछ पूछना है? चले आगे। अब इसको समझो, दूसरी कंपनी कैसी होती है? गारंटी कंपनी। अभी इसको इग्नोर कीजिए, दूसरी कंपनी कैसी है? गारंटी कंपनी। मेमोरेंडम जो बनता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें क्लोजेस होते हैं, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, है ना। एक लायबिलिटी क्लोज भी होता है उसमें। क्या होता है उसमें? लायबिलिटी क्लोज का मतलब ही होता है कि कंपनी में जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी। तो अगर कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर्स, तो फिर तो साफ है, फिर तो साफ है। लेकिन सम टाइम कंपनी कैसी होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, एक अमाउंट आपको अंडरटेक करना पड़ता है। एक अमाउंट क्या करना पड़ेगा? अंडरटेक। जैसे कि मान लीजिए हमने कैसी कंपनी बनाई है? लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है, जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लोज में एक अमाउंट लिखेंगे जी 5,000। कितना लिख दिया? 5,000, 10,000, जो भी लिखना है लिख दिया। इसका मतलब क्या है? हमारी लायबिलिटी सिर्फ कितनी होगी? इतने की गारंटी दे रहे हैं हम। अगर कल को कंपनी में पैसे की जरूरत पड़ी तो मेंबर अपने घर से कितना पैसा ला के देगा? जितना आपने अमाउंट अंडरटेक किया है उतना। तो अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, प्लस उसमें कोई शेयर भी नहीं है, कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसमें आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? अप टू द अमाउंट, अप टू द अमाउंट अंडरटेक इन एमओए, अंडरटेक इन एमओए। जितना आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमाउंट अंडरटेक किया है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है, उससे ज्यादा कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। एंड कमाल की बात, ये लायबिलिटी भी अराइज कब होती है? ये अमाउंट भी आपसे कब मांगा जाता है? लायबिलिटी अराइजेज ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी क्या होने लगे? बंद होने लगे ना भाई, बंद होने लगी, बाहर वालों का पैसा चुकाना था, पैसा कम पड़ गया, पैसा कम पड़ गया, मेंबर अपने घर से लेके आएगा कितना? जितने की उसने गारंटी दी है उतना। अगर सर कंपनी बंद ही नहीं हो तो इनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फर्क समझ लेना। लेकिन यहां ये तो कभी भी कॉल ड्यू की जा सकती है। ये वाली लायबिलिटी सिर्फ कब अराइज होती है? कंपनी खत्म ही होने वाली है, ये इन बिटवीन। ठीक है, कभी भी। ठीक है, बात समझ गए? इसमें और इसमें कुछ पूछना है तो बताओ पहले। एक अमाउंट रखेंगे सभी मेंबर्स के लिए, वही होगा सभी। बात समझ गई? गारंटी वाली कंपनी में अमाउंट होगा, शेयर कैपिटल वाली कंपनी में क्योंकि आपके पास शेयर्स होंगे तो उसमें जितना शेयर्स पे अमाउंट अनपेड होगा आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होगी। अब ये बीच वाली कैटेगरी देखो कैसी है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्लस गारंटी भी और दोनों है, तो इसमें दोनों के फीचर पाए जाएंगे, ये भी और ये भी। इसका मतलब मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? डबल। कितनी लायबिलिटी है? 2 फोल्ड, डबल लायबिलिटी है। डबल कैसे? क्योंकि गारंटी कंपनी है तो एक अमाउंट भी अंडरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो ऑब्वियसली जो शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जो अमाउंट वाली गारंटी होती है वो सिर्फ कब अराइज होती है? जब कंपनी जाने वाली है। ठीक है, बात समझ गई? खत्म, लिख लो। वाइंडिंग अप के बाद तो जी बंदी हो जाएगी। हाँ, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे जरूरत नहीं पड़े तो नहीं मांगते मेंबर से पैसा। कंपनी के पास अगर सफिशिएंट फंड्स हैं बाहर वालों को पे करने के लिए, फिर कोई जरूरत नहीं। बाकी आपको अकाउंट्स में तो होता ही है वाइंडिंग अप, समझाया जाएगा जब कंपनी बंद होती है तो कैसे कैसे। अनलिमिटेड में लिखने की जरूरत तो नहीं है, अप टू देयर पर्सनल एसेट्स एक्सटेंट, कुछ भी। लिख ही देता हूं, एक वर्ड लिख देता हूं खाली, अप टू पर्सनल
पर्सनल एसेट्स तक आ सकती हैं आपकी सारी। ये पढ़ना जरूरी इसलिए है, जब आप कभी जिंदगी में प्रैक्टिस करोगे ना, तो शायद आपकी जिंदगी में जो पहला काम मिले आपको वो यही मिले, फॉर्म्स फाइल के अलावा, रिटर्न्स के अलावा जो काम मिलेगा लॉ का वो यही मिलेगा, एक कंपनी बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कंपनी। अब जब कंपनी बनाने के लिए कोई क्लाइंट आएगा तो कंपनी बनाने का प्रोसीजर तो समझना बात की बात है। सबसे पहले तो मैंने पहले कहा कि मेमोरेंडम बनेगा, मेमोरेंडम बनेगा। तो आपको अपने क्लाइंट को क्या सजेशन देना, सर कौन सी वाली कंपनी बनाना चाहते हो? कंपनी तो बहुत सारे तरह की होती है, पब्लिक, प्राइवेट या ओपीसी। उसने कहा जी फर्क क्या है, पब्लिक के लिए इतने चाहिए, प्राइवेट के लिए इतने चाहिए, इसके लिए पूरी ज्ञान थोड़ी ना देंगे उसको। उसने कहा हाँ पब्लिक बना दो, आप क्या बना दो? पब्लिक बना दो। या सपोज करो छोटा क्लाइंट है, उसने कहा जी नहीं नहीं प्राइवेट कंपनी बना दो, 2 ही मेंबर है, हस्बैंड वाइफ, हम तो 2 ही चला लेंगे। फिर आप उसको बताओगे प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो सर उसमें क्या होगा, अब आप ये बताओ शेयर्स रखोगे या शेयर्स नहीं रखोगे? मेमोरेंडम का क्लोज तो ड्राफ्ट करना पड़ेगा, लायबिलिटी क्लोज। मेमोरेंडम तो आप ही बनाओगे, उसको थोड़ी ना आता कुछ भी, ठीक है? तो आप तो तब बनाओगे जब आपको आता हो। बात समझिए, इसलिए इस चीज को कंपनी लोगों को सीरियसली पढ़ना सख्त जरूरी है। ये आपको हमेशा डील करने को मिलेगा, हर कदम पे दिखाई देगा ये लो आपको, आपकी प्रैक्टिस वाली लाइफ में भी और ऑब्वियसली जॉब वाली लाइफ में। जॉब भी करोगे जब भी आपको बार बार मेमोरेंडम की जरूरत पड़ेगी, बार बार। कंपनी कोई भी काम कर रही है, नहीं कर रही है, कर सकती है, नहीं कर सकती है, हर बार आपको मेमोरेंडम से ही पता चलेगी ये बात खाली। इसलिए कंपनी लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना। बाकी लोग अपने पढ़े ऊँचा मत पढ़ो, पास होने के बाद वो डील करें ना करें, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप हो, जब तक ये है। फिर इसके बाद बहुत सारी बात ये होती है कि और भी तो बहुत सारी कंपनी होती है ना, मैंने सुनी हो, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, है ना, वो सब भी होती है। बेसिकली कंपनी 3 ही तरह की होती है, ठीक है? वो अलग से स्टेटस है, ये समझ लो, वो अलग से कपड़े हैं, अलग से कपड़े पहने। कंपनी नए कपड़े पहन लिए, वो समझ लो अलग से जैकेट पहनी है, लेदर की जैकेट पहनी है ना? कौन सी जैकेट पहनी? जैसे कि मैंने कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी, और मेरी कंपनी के 51% शेयर सरकार ने खरीद लिए। किसने खरीद लिए? तो मेरी कंपनी को कौन सा स्टेटस मिल जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी का, ऐसा, ठीक है? मैंने बनाई तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मेरी प्राइवेट कंपनी की ना पेड अप कैपिटल और टर्नओवर बड़े थोड़े से हैं, 10-10 लाख है, तो मेरी कंपनी को कौन सा स्टेटस मिल जाएगा? स्मॉल कंपनी, ठीक है? कंपनी यही होती है, उसके अलावा तो स्टेटस होता है। मेरी कंपनी के 51% शेयर किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए, वो मेरी होल्डिंग बन जाएगी और मैं उसकी सब्सिडरी। यानी कि कुछ फीचर्स ऐड होगा और कंपनी का स्टेटस बदल जाएगा, लेकिन जो बेसिक नेचर है वो यही रहेगा, पब्लिक और प्राइवेट। कंपनी बेसिकली बोलूँ तो 3 भी नहीं, 2 ही तरह की होती है, क्योंकि ओपीसी भी आपको पता है बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। तो अगर मोटी सी बात समझने की कोशिश की जाए, मेन सी, तो कंपनी पब्लिक या प्राइवेट 2 ही होती है। हैविंग शेयर विदाउट शेयर कैपिटल, लिख लिया? अंडरटेक वीआईपी। लेट क्या है अभी? 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे। हैविंग शेयर्स, लायबिलिटी 2 तरह की है, 2 फोल्ड। कब आएगी?
जो शेयर कैपिटल वाली लायबिलिटी है वो तो कभी भी आ सकती है, कभी भी कॉल ड्यू कर सकती है, और जो अमाउंट वाली लायबिलिटी है वो तो बाइंडिंग अप में आती है। शेयर वाली तो कभी भी कॉल ड्यू कर सकते हैं, अमाउंट वाली सिर्फ तभी ड्यू कर सकते हैं जब बाइंडिंग अप में चली जाए। लिख लिया? कमाल के लोग। चैप्टर कहाँ तक करवा दिया? आप बहुत सारी क्लास में नहीं आए, बेसिक ही चल रहा है, तो सब कुछ दोबारा पढ़ने को मिलेगा, कोई इंटर में मिलेगा, लेकिन सब कुछ सारी कहानी रिपीट होगी। लिख लिया? पढ़ लो। ये अभी जो आपने लिखा ना, वो ये लिखा है। अब यही ऐसे भी पढ़ सकते हैं ठीक है, ये कैसे पढ़ सकते हैं? अब यही बात ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के हाथ उतना ही आएगा जो वहां लिखे ना, 2.5 लाइन लिखे ना, जो 2.5 नहीं, वो तो छोटी सी लिखी ना, इतने से एरिया में लिखे, तो वो इतना पढ़ के भी आपको इतना ही पता चलेगा। ट्राई करके देख सकते हो। लिखना ये है, लोगों को जानबूझ के ना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, लिखना ये है, समझना वही है, लिखना ये है। अब क्या लिखना जरा पढ़िए, एक बार ट्राई करवा देता हूँ। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक्ट डिफाइंस एज द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय, मेमोरेंडम में लायबिलिटी को, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या किया जाता है? लिमिटेड किया जाता है टू एक अमाउंट के लिए, सो एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली, वो उसको सहमति देंगे उस अमाउंट के लिए, बाय द मेमोरेंडम, क्यों? टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ, ठीक है। Thus, the liability of member of the guaranty company is limited up to the stipulated sum mentioned in the memorandum. The members cannot be called upon to contribute beyond the stipulated sum. सिर्फ आपसे उसी पैसे को मांगा जा सकता है, उससे ज्यादा पैसे को नहीं मांगा जा सकता। कौन सा पैसा? जो आपने मेमोरेंडम में अंडरटेक किया है। The guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability. In the latter case, members liability limited by the amount. एक ही लाइन को 3 बार लिखा है, लेकिन तीनों बार अलग तरीके से लिखा है, समझे? 3 बार लिखा ना, तीनों बार अलग तरीके से लिखा ले। फिर उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, चलिए खैर पढ़ लेना भाई, मर्जी आप। वन पर्सन कंपनी आपने पढ़ी ली। अब ये याद है, वो एक वो पढ़ रहे थे ना, फीचर्स पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कंपनी के, तो कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ दिया था, याद है? कौन सा छोड़ा था बताओ ना? एक कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दिया था, यही छोड़ रहा था ना, ये तो पढ़ लिया था। कंपनी ने मेंबर से अलग है, कंपनी चलती रहेगी, ये भी पढ़ लिया था। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दिया था, लिमिटेड। अब पता चल गया लिमिटेड लायबिलिटी, तो यहाँ भी पता चल गया, मेमोरेंडम के क्लोज में ही पता चल गया, कंपनी की क्लासिफिकेशन ही पता चल गया। एक जगह की बात 3 जगह पता चल गई। तो ये सब पढ़ लिया जी, जो पूछ रहे थे मुझसे। कितना पढ़ लिया? इतना पढ़ लिया। ओबीसी पढ़ लिया, प्राइवेट भी पढ़ लिया, और स्मॉल कंपनी पे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं स्मॉल कंपनी। इसको देखिए, पहले इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, फिर इसका बाद में एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है? लेकिन इसको पहले ऐसे ही पढ़ते हैं ताकि आप देखते हैं क्या फर्क क्या होता है। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है? स्मॉल कंपनी मीन से कंपनी अदर देन, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का खाली यहां से लेके बस यहां तक पब्लिक नहीं है तो प्राइवेट ही है। फिर तो सीधा नहीं लिखेंगे कैसे लिखेंगे? टेढ़ा लिखेंगे। स्मॉल कंपनी मींस कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। बेसिकली इसका मतलब सीधा नहीं लिखेंगे कि स्मॉल कंपनी बेसिकली प्राइवेट कंपनी, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा लिख दे तो समझ में नहीं आ जाएगा सभी को एक ही बार में पेड अप शेयर कैपिटल। खैर, स्मॉल कंपनी जैसे कि मैंने पहले कहा आपसे, या तो पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, उसके बाद तो स्टेटस होते हैं। आप ही कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस कब मिलता है, ठीक है?
और लेने की जरूरत क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, कंपनी जितनी छोटी होगी ना, लो की कंप्लायंसेस उतनी ही कम होंगी, लो की कंप्लायंसेस उतनी ही कम होगी, कंपनी चलाने में उतनी ही तकलीफ कम होगी। तो हम चाहते क्या है, हमारी कंपनी कैसी रहे, पहले इनिशियली छोटी रहे, ताकि लो की कंप्लायंस हमें फॉलो ना करनी पड़े। तो प्राइवेट तो बना ली, लेकिन प्राइवेट में भी अगर आप एक लिमिट के अंदर फॉल करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल कंपनी का स्टेटस। और स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल गया तो कुछ और एडवांटेजेस मिल जाएंगे, कुछ और लॉ में आपको छूट मिल जाएगी कि ये वाला भी फॉलो नहीं करना, ये वाला भी फॉलो नहीं करना, ये वाला भी फॉलो नहीं करना। ठीक है, जरा पढ़ते हैं स्मॉल कंपनी का स्टेटस कैसे मिलता है। नंबर 1, आपकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, डजंट एक्सीड 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी पेड अप कैपिटल। नंबर 2, आपका जो टर्नओवर है, बिजनेस का टर्नओवर है, वो टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अभी इतना पढ़ना है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछला कौन सा पिछला, जस्ट पिछला, इमीडिएटली माने जस्ट पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर मैं आज चेक करूं कि मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी थी या नहीं, तो मुझे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन से वाला था, 21-22, इमीडिएटली तो वही था। प्रीसीडिंग तो बहुत सारे थे, 21-22 भी प्रीसीडिंग है, 19-20 भी प्रीसीडिंग है, सारे प्रीसीडिंग है जो जा चुके, लेकिन कौन से वाला प्रीसीडिंग चेक करना है, जस्ट पीछे वाला। ठीक है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने ये इमीडिएटली वर्ड नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, अगर इमीडिएटली वर्ड नहीं लिखा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीसीडिंग तो सारे ही आते हैं। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में हम देखेंगे क्या हमारी कंपनी का टर्नओवर, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो हमारा टर्नओवर था, क्या वो 2 करोड़ के अंदर अंदर था। अगर ऐसा है तो हमारी कंपनी कैसी कंपनी है, स्मॉल कंपनी। ठीक है, और अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर गया तो, 2 करोड़ से एक्सीड कर गया तो फिर वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस लॉस कर जाएगी। सर लॉस करने से क्या होगा, वो जो स्मॉल कंपनी है कुछ फीचर्स मिलेंगे ना, वो फीचर्स चले जाएंगे, वो फीचर्स चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन आगे भी तो कुछ लिखा था, 50 लाख और 2 करोड़, लेकिन इसके अलावा ये क्या लिखा है, 10 करोड़ और 100 करोड़। ये जो लिमिट है ना 50 लाख वाली, इस लिमिट को कितने तक सरकार अगर चाहे तो, आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल है 1 करोड़, कितनी है, अब अगर आप चाहो तो आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। आप गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लोगे, परमिशन, सर पेड अप कैपिटल बेशक से 1 करोड़ है, लेकिन हमारी कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है, हमारी कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है, उसको चलाने के लिए एटलीस्ट 5 करोड़ की कैपिटल चाहिए, तो इसलिए हमारी कैपिटल 5 करोड़ है। तो उनको ऐसा लगता है कि सही बात है, बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, कंपनी तो स्मॉल ही है लेकिन बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। सपोज करो, वैसे ऐसा होता नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, मान लो आपकी कंपनी ऐसी है जो चाहती है बिजली बनाए, क्या बनाए, बिजली बनाए, क्या कहते हो, बिजली बनाने वाली कंपनी का 1 करोड़ रुपए में काम चल जाएगा। उसको तो कितनी सारी लैंड खरीदनी पड़ेगी, वहाँ बिजली के टावर्स खड़े होंगे, उसके तो अरबों रुपए चाहिए उनको। तो सपोज इसी टाइप का कोई बिजनेस है, तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर देते हो, सर एक्चुअली में हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसके लिए फंड की ज्यादा जरूरत है, इस वजह से कैपिटल ज्यादा है, इस वजह से कैपिटल ज्यादा है। तो यानी कि आपकी कैपिटल की लिमिट को 50 लाख से कहां तक खींचा जा सकता है, 10 करोड़ तक, और टर्नओवर को कहां तक खींचा जा सकता है, लेकिन ऐसा खींचने की पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। ऐसी उनकी परमिशन से होगा। आपका राइट कहां तक है, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप स्मॉल कंपनी हो। आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, आप स्मॉल कंपनी हो। लेकिन दोनों में से अगर कुछ भी एक्सीड कर रहा है और आप स्टिल स्मॉल कंपनी का स्टेटस चाहते हो, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वो भी किस हद तक परमिशन दे सकते हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल ही 12 करोड़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हाँ कोई नहीं, स्मॉल नहीं होगी वो स्मॉल। अब बात समझ गए, वो खींच भी कहां सकते थे, सिर्फ यहां तक। इसमें एक चेंज आया, एप्लीकेबल नहीं है शायद आपके लिए, होगा तो जस्ट पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन बदल गई, लेकिन फिलहाल आपको इतनी ही पढ़नी। एक्सेप्शंस, ये बात समझ गए, एक्सेप्शंस जरा समझिए। एक्सेप्शंस का मतलब है इन टाइप्स की कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता, कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। कौन सी कंपनी, ये स्पेशल एक्ट वाली, याद है जिनका खुद का एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, ये कैसे स्मॉल होगी, ये तो इतनी बड़ी कंपनी, इनका खुद के पार्लियामेंट में एक्ट डिस्कस हुए, तो ये तो स्मॉल हो ही नहीं सकती। नंबर 2, सेक्शन 8 कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्मॉल कंपनी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। और जो सेक्शन 8 कंपनी है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है पैसे को छुपाने के लिए, तो हमें आपको ट्रैक करना जरूरी है। स्मॉल कंपनी, नॉन प्रॉफिट वाली, डोनेशन देते हैं ना, आप सारे सेलिब्रिटीज देखते हो, ऋतिक रोशन, सलमान खान, जितने भी है, सभी एनजीओ चलाते नहीं चलाते, सभी एनजीओ चलाते, क्यों चलाते, सीधी सी बात है, पता तो सभी को है,
उनको आपको क्या लगता है सरकार को नहीं पता, इनकम टैक्स तो समझ में नहीं आता स्मॉल कंपनी क्यों बनाई गई है, सब पता होता। तो खैर ये कह रहे हैं जी कंपनी तो बनाओ टैक्स तो बचाओ, स्मॉल कंपनी नहीं, क्योंकि स्मॉल कंपनी के ऊपर लो एप्लीकेबल ऑलमोस्ट नहीं होता। नंबर नेक्स्ट होल्डिंग कंपनी एंड, अगर आपकी कोई होल्डिंग है या आप किसी की सब्सिडरी हो, होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन है, तो आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो ये वो लोग हैं, अगर आपको ये स्टेटस मिल गया तो वो स्टेटस नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अगर आप किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी हो, सेक्शन 8 का लाइसेंस है आपके पास, या आप स्पेशल एक्ट वाली कंपनी हो, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। बात समझ गए? कुछ पूछना है तो बता दो। अच्छा, एक अमेंडमेंट आई थी इसमें, तो उसमें क्या हुआ था जरा समझिए। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लोज 1 एंड क्लोज 2, द पेड अप कैपिटल एंड द टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़। ये लिमिट कहां तक एक्सटेंड हो गई? 2 करोड़। एंड टर्नओवर रिस्पेक्टिवली का मतलब, जब हम दो वर्ड को यूज करके बाद में रिस्पेक्टिवली लिखते हैं तो समझते हो ना क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब पहले वाली लिमिट पहले वाले के लिए, दूसरी वाली लिमिट दूसरे वाले के लिए। दूसरा वाला कौन था? दूसरा वाला केस क्या था? टर्नओवर। तो दूसरी वाली लिमिट कौन सी है? तो यानी कि ये 2 करोड़ बढ़ के कितना हो गया है? बात समझ गए? तो अब हमें पढ़ना क्या है, 50 लाख के 2 करोड़? 2 करोड़। टर्नओवर 2 करोड़ है 20 करोड़? 20 करोड़। ऊपर की लिमिट तो वही है, ठीक है। वैसे भी ऊपर की लिमिट में भी चेंज आया, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ, ठीक है। बात समझ गई? इतनी सी बात है। अब मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ, प्लस कुछ और पढ़ लेते हैं कि स्मॉल कंपनी होने के क्या कुछ और तो समस्या नहीं, बस ये तो पॉइंट्स ही लिखे हैं। नहीं, कोई बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं बताया गया। खैर कोई बात, लिखें जी। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी कौन सी? जिसकी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर कहां तक हो? पेड अप कैपिटल कहां तक हो? टर्नओवर कहां तक हो? 2 करोड़ से आगे एक्सेंट कितना हो सकता है? और वो स्टार, स्टार ये वाली लिमिट कब? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे तो किसी स्पेशल कैटेगरी की कंपनी के लिए एग्जाम्पशन दे सकते हो। किसी स्पेशल कैटेगरी कंपनी के लिए क्या दे सकते हो? एग्जाम्पशन, कि इस कैटेगरी कंपनी के लिए टर्नओवर 50 करोड़ भी होगा तभी भी उसको स्मॉल कंपनी ही माना जाए, तो वैसा दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो लिमिट है वो कितनी है? जो आपका अधिकार है 2 करोड़ और 20 करोड़, ये आपका राइट, इसके अंदर अंदर रहने का, ठीक है, इसको एक्सीड नहीं करने का। तो अप टू स्मॉल कंपनी हो जिसकी पेड अप कैपिटल अप टू कितनी हो? इतना। टर्नओवर कितना हो? इतना। इससे ज्यादा अगर चाहिए, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है किसी स्पेशल कैटेगरी कंपनी के लिए तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन। ये कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। एक, पब्लिक कंपनी, डेफिनेशन की लाइन को यूज कर लिया, ठीक है। पब्लिक कंपनी और स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता, इसका मतलब पब्लिक स्मॉल कंपनी कैसी होती है? बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी। मतलब कि पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 नहीं होनी चाहिए, स्पेशल एक्ट वाली नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। ये 4 आप नहीं होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
सर लिमिटेड बाय गारंटी में हैविंग शेयर कैपिटल वाला पॉइंट रिपीट कर दो बस। हर कंपनी बनाने के लिए पैसे देने तो होते हैं ना। बिल्कुल जी, फीस के फॉर्म में भी ले सकते हैं पैसे। जो गारंटी वाली कंपनी होती है उसमें सब्सक्रिप्शन फीस या ऐसा कोई फीस की फॉर्म में ले लेते हैं पैसे। जैसे जिम वगैरह बना ली किसी ने तो शेयर नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई जिम बना ली तो कैसी बना सकता है, बेसिकली गारंटी कंपनी बना सकता है उसको बिना शेयर कैपिटल वाली। मेंबरशिप फीस से कैपिटल कंपनी चला लेगा। हैविंग शेयर कैपिटल वाला पॉइंट सौम्या, उसमें क्या है, गारंटी कंपनी है तो एक अमाउंट की गारंटी भी देनी पड़ेगी, और क्योंकि इस कंपनी में शेयर कैपिटल भी है, हाँ अभी बताता हूँ, क्योंकि उस कंपनी में शेयर कैपिटल भी है तो आपसे शेयर, अगर आपका कुछ भी अनपेड अमाउंट बचता है शेयर्स के ऊपर, सपोज कीजिए आप एक कंपनी में मेंबर हो और आपके पास 500 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 7 रुपए गोल्ड अप है, 3 रुपए अनपेड बचा है, और आपकी कंपनी गारंटी प्लस शेयर कैपिटल, तो आपकी लायबिलिटी कितनी है, शेयर कैपिटल होने की वजह से 3 रुपए जो अनपेड बचते हैं वो इंटू 500 1500 प्लस प्लस प्लस, क्योंकि वो गारंटी कंपनी भी है तो आपने एक अमाउंट भी अंडरटेक किया होगा, वो अमाउंट भी आपको देना पड़ सकता है, लेकिन वो अमाउंट देना पड़ेगा सिर्फ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। और जबकि शेयर वाला जो कैपिटल वाला पॉइंट है, कॉल कभी भी ड्यू की जा सकती है। स्पेशल एक्ट वाली कंपनी को वो होती है जो अपने खुद के एक्ट से चलती है, जैसे कि LIC। पढ़ लिया, लिख लिया, लिख लो भाई, दिखाना और भी कुछ है तो नहीं कहानी। दो नया अपडेटेड, वो जो पुरानी लिमिट लिखी है ना एक्ट में, वो लैंग्वेज लिखी है, एक्ट में वो लैंग्वेज लिखी है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट अब जैसे एक अमेंडमेंट हो रहा है ऐसे अमेंडमेंट से चेंज हुई है। एक क्लास में ये पढ़ेंगे, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, बात नहीं करनी, बात ना करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से केस स्टडी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडी बनाने के लिए आज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। पहले इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ना दोनों तरह से पॉसिबल है। आप क्वेश्चन की लेंथ देख के समझ पा रहे हो, वो लिख सकता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसमें से केस तो ऑब्वियसली जो एक्सेप्शनल पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को मरोड़े केस बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो केस ही बन सकता है और पॉइंट भी, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से, मिस नहीं करेंगे कुछ भी ऊपर से लेके नीचे तक। कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर ए सब्सिडरी कंपनी। दो कंपनी बीच में क्या रिलेशन होता है? होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो सकता है। मेरी कंपनी और आपकी कंपनी, या मेरी कंपनी और इन दोनों ही कंपनी के बीच में क्या हो सकता है? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन हो सकता है। कैसे होता है, कब माना जाता है? 1 2, ध्यान से पढ़ना। एक कंपनी होल्डिंग होगी, दूसरी कंपनी सब्सिडरी होगी। एक वर्ड पे फोकस कीजिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एन बॉडी कॉर्पोरेट। याद रखना है खाली और भूल जाना है। याद रखे, कैसे भूल जाएंगे सर? याद रखना है फॉर इंटर, भूल जाना फॉर फाउंडेशन। कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी आती है। कंपनी में क्या आती है सर? ये वो होता क्या है बताऊंगा, अभी इग्नोर, ठीक है? नहीं अभी इग्नोर कीजिए, ठीक है? लंबी कहानी, ध्यान से। एक कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कैसे बनता है सुनिए। कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, कोई भी कंपनी है एक्स, कोई भी कंपनी है एक्स, जरा देखिए ये एक्स कंपनी सब्सिडरी कैसे बनेगी? क्या बनेगी? सब्सिडरी कैसे बनेगी? किसकी? एक कंपनी है PQR लिमिटेड, इसकी ये सब्सिडरी कैसे बनेगी? अगर PQR लिमिटेड कंपनी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होगा और कौन नहीं होगा, इसका फैसला कौन करता है? PQR लिमिटेड कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में 5 डायरेक्टर है, तो 5 में से मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे या कौन नहीं होंगे। तो अगर ऐसी बात है कि किसी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कब हटाना है, कब रखना है, किसको रखना है, इसका फैसला कोई और कंपनी करती है, तो इसका मतलब वो दूसरी कंपनी क्या है? उसकी होल्डिंग। इसका मतलब उस कंपनी पे उसका क्या है? होल्ड है। ठीक है, बात समझ गए? क्योंकि कंपनी में जितने भी काम होते हैं ऑब्वियसली डायरेक्टर्स के थ्रू ही होते हैं। डायरेक्टर ही कंपनी के आंख कान नाक दिमाग सब कुछ डायरेक्टर ही होता है, और वो डायरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई और। इसका मतलब तो उस कंपनी को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, तो कोई और है जो उस कंपनी के ऊपर क्या करता है? होल्ड करता है। तो उसको क्या स्टेटस दे दिया जाता है? होल्डिंग कंपनी का। और जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो क्या है? उसकी सब्सिडरी कंपनी। वो क्या है? उसकी सब्सिडरी कंपनी। जरूरी नहीं है शेयर्स ही हो, जरूरी नहीं है शेयर्स ही हो। आप खुद सोचो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक छोटी सी कंपनी को हायर कर लिया, छोटी सी कंपनी को खरीद लिया मान लो, या एक छोटी सी कंपनी चल रही है कोई भी, और उसको छोटी सी कंपनी में 10 डायरेक्टर है, इतनी भी छोटी नहीं है, 10 डायरेक्टर है, लेकिन 10 में से 7 डायरेक्टर के ऊपर किसका कंट्रोल है? मुकेश अंबानी का। ठीक है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो ऑटोमेटिकली सामान लिया जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और ये उसकी सब्सिडी। उन्होंने उसके शेयर नहीं खरीदे लेकिन स्टिल कंट्रोल करते हैं, तो बिना शेयर के भी होल्डिंग बना जा सकता है। ठीक है, अभी तक जिसने कभी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उनको हमेशा क्या लगता है? जब हमारी कंपनी के शेयर, आधे से ज्यादा शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास हो तो वो कंपनी हमारी क्या हो जाती है? होल्डिंग कंपनी। लेकिन सिर्फ शेयर से नहीं, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, नंबर 2, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन, ये वो ये जो पॉइंट आपको पता है, मोर देन 1/2 ऑफ इस टोटल। वर्ड ध्यान से लिख दिया, शेयर कैपिटल लिखा तो 0 मिलेगी। पहले यहां पे शेयर कैपिटल हुआ करता था, अमेंडमेंट के थ्रू इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया। पहले यहां क्या होता था कि जिसके पास आधे शेयर कैपिटल हो वो हमारी होल्डिंग, फिर इस शेयर कैपिटल को उन्होंने रिड्यूस करके क्या कर दिया? वोटिंग पावर। क्योंकि शेयर कैपिटल में ना प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं, जबकि प्रेफरेंस वालों का तो कोई रोल ही नहीं होता, प्रेफरेंस वालों का तो कोई रोल ही नहीं होता। मेन रोल किसका होता है? इक्विटी वालों का। और वोटिंग राइट भी किसके पास होता है? इक्विटी के पास। इसलिए उन्होंने इक्विटी ना लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया? तो इनडायरेक्टली इन्होंने क्या लिखा है? इक्विटी शेयर का 51%। लेकिन फिर से वही बात, सीधा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेढ़ा। जिनके पास वोटिंग पावर हो, वोटिंग पावर किसके पास होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है। ठीक है, खैर जो लिखा है हमें तो वही लिखना है। बात समझ गए? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के वोटिंग पावर का मतलब समझ गए ना, इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर्स पे आधे से ज्यादा पे, मोर देन 1/2, आधे से ज्यादा पे कंट्रोल करती है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग। और ये क्या बन जाएगी? इसकी सब्सिडरी। आइदर एट इट्स ओन, आपके पास जो 50% से ज्यादा शेयर है वो कैसे हैं?
अकेले के पास, कैसे हैं? अकेले के पास, या टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। मतलब समझिए, ये कंपनी है ना PQR लिमिटेड, ये कंपनी है PQR लिमिटेड, इसकी एक छोटी सी और कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक और सब्सिडरी कंपनी है, ये होल्डिंग है, ये क्या है? होल्डिंग। इसकी दो सब्सिडरी कंपनी और है, XYZ लिमिटेड, ABC, दो सब्सिडरी और है, दो सब्सिडरी और है। चलिए खैर, ये एक अलग बात है। अब दूसरी बात सुनिए, उधर एक कंपनी बनी है X लिमिटेड, X लिमिटेड, X लिमिटेड में कितने शेयर हैं? 1000, मान लो समझने के लिए, कितने शेयर है? 1000। ये 1000 शेयर कैसे बटे हुए हैं जरा समझिएगा। 1000 शेयर में से 300 इसके पास है, 200 इसके पास है, 200 इसके पास है, 300, 500, 700 एंड 300 किसी और के पास है, ठीक है ना, मिस्टर PQ जो भी मान, 300 किसी और के पास है, 300 किसी और के पास है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इसके आधे से ज्यादा शेयर एक कंपनी के पास नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के पास है, लेकिन इस, और ये ग्रुप कौन है? इसमें दो कंपनियां तो वही हैं जिसमें किसकी चलती है, यानी कि इसने खुद ना खरीद के कैसे खरीदवाया? अपनी सब्सिडरीज के थ्रू खरीदवाया, सब्सिडरीज के थ्रू खरीदवाया। तो अगर ऐसा भी है तब भी इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन माना जाएगा? होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन ही माना जाएगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्विजिशन, ठीक है। कैसे एक्विजिशन किया? इनडायरेक्ट, ठीक है। जनरली टेक ओवर करने के लिए कंपनी ऐसा करती है, जनरली टेक ओवर करने के लिए कंपनी ऐसे करती है, क्योंकि अगर मेरी कंपनी, मान लीजिए आपकी कंपनी के शेयर खरीद रही है, सपोज शेयर खरीद रही है, आपको नोटिस में आएगा कोई हमारी कंपनी क्या खरीद रहा है? शेयर खरीद रहा है। लेकिन वो करते क्या है, अपने पैसे को 10 कंपनी में बांट देते हैं और उनको बोलते हैं आप खरीदते रहो, पहले आप खरीदते रहो, और जब आप खरीद लोगे, इन पे तो किसका चलता है? इसी की कंट्रोल है। तो क्या कहता है? तुम खरीदते रहो। जैसे ही हो जाए ना 50% के आसपास, सारे शेयर किसको बेच देना, क्योंकि ये तो वही करेंगे जो, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे तो क्या होता है, फैसले बोर्ड मीटिंग में होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे किसका कंट्रोल है? वो तो आप इसकी बात नहीं मानोगे तो कभी भी उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं। बात समझ गए? तो खुद ना करके इनडायरेक्टली। तो लोग क्या कहता है, अगर ऐसा भी पाया गया तभी भी आपका कंपनी का रिलेशन क्या बन जाएगा? होल्डिंग और सब्सिडरी का। इसका मतलब चाहे कोई अकेला 1.5 से ज्यादा परचेज करे या अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके 1.5 से ज्यादा एक्वायर कर ले, तभी भी क्या बन जाता है? होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी भी सुनिए, एक और सुनिए। एक कंपनी है H लिमिटेड, एक कंपनी है S लिमिटेड, और एक कंपनी है X लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी में शेयर है 1000, कितने हैं? 1000 में से 700 किसके पास है? इसके पास। इस कंपनी में शेयर है 500, शेयर कितने हैं? 500, और 500 में से 300 किसके पास है? उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। किसके पास है इसके शेयर? इस चेन को क्या कहते हैं पता है? ध्यान से सुनना। ये कंपनी, जिधर मेरी उंगली उधर ही देखना, ये कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी की सब्सिडरी। अगर आप खाली इन दोनों कंपनी का स्टेटस चेक करें तो ये सब्सिडरी और ये, अगर खाली इन दोनों का स्टेटस चेक करें, ये सब्सिडरी और ये होल्डिंग है, लेकिन इसकी होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी किसी और की, ठीक है। तो इस चेन को कैसे पढ़ा जाता है? ये कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन माना जाता है? होल्डिंग और सब्सिडरी। जैसे कि मान लीजिए इस कंपनी में डायरेक्टर है मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है। मुझे बताओ क्या एस चाहे तो 2 डायरेक्टर्स को हटा सकते नहीं हटा सकते? और एस के डायरेक्टर्स वो ही करते हैं जो, यानी कि इनडायरेक्टली अगर एच लिमिटेड मिस्टर ए को हटाना चाहे, जबकि देखिए इसके पास कोई शेयर नहीं है, अगर मिस्टर ए और बी को हटाना चाहे, क्या हटा सकता है? खुद तो नहीं हटा सकता, लेकिन हटवा सकता है। इसका मतलब डायरेक्ट नहीं, लेकिन कंट्रोल तो है ना, कंट्रोल तो है। तो लोग कहता है क्या, अगर आप किसी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हो तभी भी आपके बीच में क्या है? होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है। बात समझ गए? 3 तरह से होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बनता है। एक
आपका डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल हो, कंपोजिशन पे, कंपोजिशन का मतलब समझ गए, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट और रिमूव करने का राइट। नंबर 2, आपके पास या आपके ग्रुप के पास आधे से ज्यादा कैपिटल हो, आधे से ज्यादा वोटिंग पावर हो। नंबर तीसरा, या आप सब्सिडरी की सब्सिडरी, तो ये क्या है, इस कंपनी की सब्सिडरी है, इस पे कंट्रोल है। ये वही रिलेशन है दादा और पोते वाला, इसका पापा, पापा का पापा, कंट्रोल। बात समझ गए? कुछ पूछना है तो बताओ, इतनी बात समझ गए? अच्छा जी, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी। दो कंपनियों के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन कैसे बनता है, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन कैसे बनता है, इसके पॉइंट से समझना। होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम, कैसे बनता है, एच के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। नंबर 1, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ, और कंपोजिशन का मतलब अपॉइंट या रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंपोजिशन का मतलब आधे से ज्यादा पे कंट्रोल है। नंबर 2, पहला पॉइंट ये था। नंबर 2, होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर। कितना होल्ड करते हो आप? आधे से ज्यादा वोटिंग पावर का। अगर एच का कंट्रोल है किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर पे, तो भी वो होल्डिंग और सब्सिडरी। और ये जो होल्ड करते हो आप कैसे, चाहे खुद से और विद सब्सिडरीज, चाहे आप डायरेक्ट होल्ड करते हो या अपने ग्रुप के साथ होल्ड करते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, वापिस आ जाओ, नहीं आ रहा, नाराज है। सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, 3 तरह से बन गई होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। बात समझ गई जी? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दूसरी कंपनी के, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10 में से मेजॉरिटी 6 डायरेक्टर्स को कभी भी कोई और अपॉइंट कर सकता है या हटा सकता है, इन शॉर्ट कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। अगर इस तरह का कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी के पास है कि आप ही कंपनी के डायरेक्टर, लेकिन कौन होगा कौन नहीं होगा इसका फैसला कौन करता है, कोई, तो इसका मतलब आप सब्सिडरी और वो क्या आपकी होल्डिंग। अपॉइंट और रिमूव, हाँ जी कौन बोला? अपॉइंट और रिमूव,
लिख लिया, चले आगे ना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं कि यहाँ पे हमने जो कुछ समझाया उसमें कुछ चीजें ध्यान रखिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो पहले। कंपोजिशन का मतलब क्या है? अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो या तो आपका इतना कंट्रोल है कि आप मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिप्लेस कर सकते हो कभी भी, तो आपका कंट्रोल। नंबर 2, वो जो सब्सिडरी की सब्सिडरी होती है ना, सब्सिडरी की सब्सिडरी, एक हमारी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो तो हम तो उसकी होल्डिंग है ही। सब्सिडरी की सब्सिडरी है, उसके भी हम होल्डिंग है। लेकिन अगर वो चेन और आगे बढ़ी तो वो चेन आगे नहीं जाएगी। वो कहां तक जाती है? सिर्फ 2 लेयर्स। सिर्फ कितनी? 2 लेयर्स। ठीक है, बस इतना ही है। जैसे कि A will be the subsidiary of B if B holds more than 50% of share capital। गलत वर्ड लिखा है, 50% ऑफ वोटिंग राइट्स एक्चुअली। ठीक है, खैर वो उन्होंने वहां तो चेंज कर दिया, एग्जांपल वही चला रहे हैं अभी, ऑफ ए। खैर B इज ए सब्सिडरी ऑफ A, यहां समझिएगा ध्यान से। B किसकी सब्सिडरी है? A की, एंड C इज ए सब्सिडरी ऑफ B। इन सच केस C विल बी द सब्सिडरी ऑफ A, यही है। लेकिन इफ D इज अ सब्सिडरी ऑफ C, D विल बी द सब्सिडरी ऑफ B एज वेल एज ऑफ A एंड सो ऑन। बस खत्म यहां तक, बस खत्म यहां तक। सब्सिडरी की सब्सिडरी और उसकी सब्सिडरी, खत्म। 2 लेयर्स खाली। उसके बाद अगर कोई हो रहा है तो हमारा उसके सब्सिडरी का रिलेशन नहीं हो। 3 ही तो हुए, 2 ही तो हुए। सब्सिडरी तक तो अपना है ही, उसके बाद 2 लेयर्स। सब्सिडरी तक तो अपना डायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन कितनी लेयर्स तक चलेगा? 2 लेयर्स। 2 रिलेशन होते हैं। दोबारा समझो, देखो ये जो पॉइंट है ना, सब्सिडरी की सब्सिडरी, ये कोई कंपनी है ए ना, इसके 2 रिलेशन हो सकते हैं। एक के साथ तो डायरेक्ट हो सकता है, बी क्या है? इसकी डायरेक्ट सब्सिडरी, इसके पास इसके क्या है? शेयर्स हैं। दूसरी किसी कंपनी से अगर इस चेन में पढ़े हम कि वो सब्सिडरी की सब्सिडरी है, तो कितनी लेयर्स आ सकते हैं? सिर्फ 2। यानी कि वो डायरेक्ट सब्सिडरी तो एक की हो ही सकती है, ऑब्वियसली तो डायरेक्ट ही है। सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी तो इनडायरेक्ट वाला रिलेशन होता है। ये कितनी लेयर्स से चलता है? 2 लेयर्स से। आ जाओ, कुछ और पढ़ना है और वो ये है। इस पॉइंट को भूलेंगे नहीं गलती से भी। केस स्टडी, ध्यान से समझना। कैसी कंपनी है? कंपनी तो प्राइवेट है, कंपनी तो प्राइवेट है, लेकिन सब्सिडरी है वो किसकी? किसी हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी, लेकिन हमारी कंपनी के 60% शेयर किसके पास है? किसी पब्लिक कंपनी के पास है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी। तो हमारी जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसको भी क्या मान लिया जाएगा? जस्ट लाइक पब्लिक कंपनी, जस्ट लाइक पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। हमारी कंपनी को भी कैसा ट्रीट किया जाएगा? जैसे क्यों क्या हो? पब्लिक कंपनी। हालांकि कंपनी कंटिन्यूज टू बी ए प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कैसे माना जाएगा? जैसे क्यों क्या है? एक्चुअली में होता क्या है ना, जानबूझ के कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं। एक पब्लिक कंपनी बनाई उसने, उसको पता है बहुत सारे लोग अप्लाई करने पड़ेंगे, बिजनेस करूंगा तो ये वो। उसने क्या किया ना, चुपके से अपनी 4 सब्सिडरी बना ली। 4 क्या बना ली? सब्सिडरी बना ली, और सब्सिडरी बना ली प्राइवेट, सब्सिडरी बना ली प्राइवेट। और बिजनेस कर रहा है वो किसके थ्रू? उन 4 के थ्रू। प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता, प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो लॉ ऑलमोस्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता। काम कर रहा है वो, लेकिन खुद ना करके प्राइवेट कंपनीज बना के लोग का काम कर रहा है ना। तो इसने क्या कहा, अगर ऐसा पाया गया ना कि जो छोटी कंपनियां हैं उनकी कोई होल्डिंग है, उनकी कोई होल्डिंग है, और वो होल्डिंग कैसी है?
पब्लिक, तो उन छोटियों को भी कैसे ट्रीट किया जाएगा, ताकि आप ऐसी होशियारी ना करो, इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है, ताकि आप ऐसा ना हो दिखाओ प्राइवेट कंपनी और काम करे वो जस्ट लाइक पब्लिक कंपनी, फॉर होल्डिंग कंपनी ना, तो ऐसा ना करें, इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। बेशक से आप अपने आर्टिकल्स में स्टिल प्राइवेट हो, लेकिन आपको ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि आप क्या हो, पब्लिक कंपनी, तो आपके ऊपर जो पब्लिक कंपनी के ऊपर लो एप्लीकेबल है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल एग्जाम में उतना डीप नहीं क्वेश्चन पूछता, क्या पूछेगा वो कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो किसी सब्सिडरी किसी पब्लिक कंपनी की, तो फिलहाल उसका स्टेटस क्या है, पब्लिक है या प्राइवेट है, तो दोनों 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 क्या है, उसको क्या माना जाएगा, पब्लिक, लेकिन हाँ अपने आर्टिकल्स में वो स्टिल अभी भी क्या मानी जा रही है, प्राइवेट, यानी कि उसको अपने आर्टिकल्स चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके आर्टिकल्स में वो तीनों बातें होंगी, ठीक है। तो सिर्फ पब्लिक माना गया है, सिर्फ डीम्ड माने समझते हो ना क्या होता है, मान लिया जाएगा, बस। अच्छा आगे चलते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी और पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है, जब टाइम बचेगा तो देखेंगे। लिस्टेड कंपनी, कैसी कंपनी, जो आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते बेचते हो, अगर कोई खरीदता बेचता है तो, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। पढ़िए जरा, इट इज ए कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके क्या है कोई भी सिक्योरिटीज कहां लिस्ट है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड का मतलब क्या है, ट्रेड होते हैं, वहां पे क्या होते हैं वो, ट्रेड होते हैं, तो वो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना कुछ भी, क्योंकि एक्चुअली में लिस्टेड क्या होती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये सब सिक्योरिटीज लॉ की कहानी है, कंपनी लॉ का इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। चलते आगे। अनलिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड नहीं है, जो लिस्टेड यानी कि जिसके शेयर ट्रेड नहीं होते, ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, सुनिए एक दो का नाम बताओ, एक कंपनी का नाम बताओ जो लिस्टेड नहीं है, एक का भी नहीं पता, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो तो लिस्टेड है। एक ऐसी कंपनी बताओ जो लिस्टेड नहीं है, मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, जहां बैठे हो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसका प्राइवेट कंपनी होना जरूरी है, पब्लिक भी हो सकती है, नहीं हो सकती, पब्लिक भी हो सकती है क्या लिस्टेड, पब्लिक कंपनी तो लिस्टेड होना पड़ेगा, क्या कहते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने पब्लिक कंपनी बना ली, मान लो नहीं कराता मैं लिस्ट, नहीं क्या कराता, अभी मैं कराऊंगा अभी तो लिस्ट होगी नहीं, वो कोई शेयर ही नहीं खरीदेगा तो फायदा क्या, ठीक है ना, तो पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, कम से कम 51% शेयर किसके पास है, ना 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 ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। आपने कंपनी बनाई, आपकी कंपनी के 55% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कंपनी, आपकी कंपनी के 55% शेयर राजस्थान सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कंपनी, आपकी कंपनी के 55% शेयर राजस्थान गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, तीनों के मिला के पास है, तभी भी वो गवर्नमेंट कंपनी। फर्क समझते हो, ये एस का फर्क क्या है, ठीक है। और तीसरा, दोनों को जोड़ दो, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपकी कंपनी के 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो
सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो एक हो चाहे वो चार हो, अगर गवर्नमेंट के पास है तो अभी कंपनी कैसी बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। लेकिन कितने, कम से कम 51%। आधे से ज्यादा है क्या, 51 जो लिखा जाए उतना। आधे से ज्यादा तो 50.01 भी आधे से ज्यादा ही होता है, 50.01 भी आधे से ज्यादा ही होता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना 51 का मतलब 51, ठीक है, आधे से ज्यादा नहीं, ठीक। हाँ जी, उसमें लिखा है नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 51, 51 से कम नहीं होने चाहिए। 50.5 आधे से ज्यादा तो है, लेकिन 51 से तो कम ही है ना, तो गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात समझिए, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है तो सरकार के पास कितने शेयर होने चाहिए, 51। 51 का मतलब 51, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पल बताऊं, किसका बताऊं, किसी गवर्नमेंट कंपनी का, कोई कौन सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, LIC में भी, और बाकी आप नेट पे डाल के सर्च मार लेना, आ जाएगी सारी आती, बहुत सारी कंपनी। जितनी भी कंपनियां होती है ना, एक्चुअली में जैसे हम सोचते हैं ना शेयर इशू कर रखे, कंपनी पूरे शेयर इशू नहीं करती, छोटा सा पोर्शन इशू करती है, खाली एक छोटा सा पोर्शन इशू करती है। मारुति सुजुकी में भी पहले 51% शेयर थे। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी, कैसी कंपनी, आप पढ़ो, बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते। गवर्नमेंट कंपनी का चार्ट आपके पास बना रखा है, बना लेना, सेम, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी जिसके पास कम से कम 51% शेयर हो, चाहे सेंट्रल के चाहे स्टेट के चाहे मिला के, ठीक। और इसका मतलब आप समझ ही गए हो, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स। फॉरेन कंपनी पढ़िए जी, आप पढ़ेंगे फिर पूछूंगा तब बताना, पढ़ लो लेकिन पहले, ठीक है। पढ़ लिया, बताइए जी क्या होती है फॉरेन कंपनी। बाहर की कंपनी है, कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, बनी कहां पे, इंडिया के एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो बाहर के एक्ट में तो बहुत सारी दुनिया का भर की कंपनी रजिस्टर्ड है। कई बार सवाल ही आ जाता है, कई बार सवाल क्या आ जाता है, ऐसा कोई कंपनी है जो इंडिया में नहीं बनी, क्या फॉरेन कंपनी है, जो कंपनी इंडिया में नहीं बनी क्या फॉरेन कंपनी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉरेन कंपनी वो पहले इंडिया में नहीं बनी, प्लस उसका इंडिया से कोई लेना देना तो हो, इंडिया से कोई लेना, अब भाई हम उसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका कोई इंडिया से कोई लेना देना है क्या, तभी तो उसको स्टेटस देंगे। ऐसे तो एक बात बताओ, यूरोप में, न्यूयॉर्क में, केन्या में हजारों हजारों कंपनी होंगी, हमें क्या मतलब उनसे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। एप्पल से मतलब है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हाँ, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया से कोई कनेक्शन हो तभी तो उसको कंसीडर करें, जिसका इंडिया से कनेक्शन ही नहीं, हमें क्या, हम तो उसको फॉरेन का भी स्टेटस नहीं देंगे। तो जरा पढ़िए क्या लिखा है, कंपनी बनी बाहर है प्लस, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्लस है। नंबर 1, विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ, और इंडिया में जो प्लेस ऑफ बिजनेस है यानी कि जो व्यापार कर रहे हो, कैसे चलेगा, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही दौड़ेगा, या ये भी चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। क्या जरूरी है बिजनेस ऐसे ही करना है, मैन्युफैक्चरिंग लगा रखी हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या एंड प्लस कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन, सिंपल। आप एक बात नोट कर पा रहे हो, कुछ तो इंडिया से कनेक्शन हो, और वो कैसा कनेक्शन, बिजनेस रिलेशन, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो आप इंडिया में, खुद कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, फिजिकली कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपका इंडिया में बिजनेस है। अगर है तो आप फॉरेन कंपनी हो, और अगर नहीं है तो आप फॉरेन कंपनी नहीं हो। तो मेन तो बात क्या है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मेन बात। प्लस ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम फॉरेन कंपनी स्टेटस देंगे किसको, जिसका इन इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी। बात समझ गए, सिंपल, इतनी सी कहानी, खत्म। अच्छा,
ये कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी, तो बहुत बड़ी है, इसको नहीं पढ़ेंगे। ये सब आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लेते बस, बस ये और पढ़ते हैं। एग्जाम में जनरली पाई नहीं जाती, लेकिन पढ़ लेते हैं। एक तो होती है सब्सिडरी कंपनी, जिसका हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल है, जिसका हमारे ऊपर क्या है ना, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। ये क्या है? कंट्रोल नहीं है, कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो रिलेशन है, और थोड़ा सा खास, थोड़ा सा एसोसिएट पार्टनर्स होते हैं ना। जैसे भाई एक तो होता है सब्सिडरी, सब्सिडरी तो 51% बन जाती है। एसोसिएट कंपनी कब बनती है, जरा ध्यान से समझना। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट कंपनी हैज ए, ये वर्ड मिस नहीं करना, ये वर्ड ही इसमें है जो भी कुछ है। मेरी कंपनी का आपकी कंपनी के ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। उतना तो नहीं है कि मैं आपके आधे डायरेक्टर्स हटा सकता हूं, आधी कैपिटल मेरे पास है, उतना नहीं है, उतना तो नहीं है, लेकिन है। उतना तो नहीं है लेकिन है। और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? अच्छा खासा है, लेकिन इतना अच्छा खासा नहीं है। ये तो टोटली कंट्रोल है, ये तो टोटली कंट्रोल है। एसोसिएट कंपनी कौन सी? जिसका हमारा किसी दूसरी कंपनी पे कोई इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस भी कैसा है? अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है, उतना नहीं है जितना सब्सिडरी के ऊपर होता है, लेकिन आपके साथ है, और वो भी अच्छा खासा। अब जरा समझने की बात यही है खाली इसमें, ये होता क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या? बस यही समझ रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स, उसमें कितना था, इसमें कितना, बस सिंपल। ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी आपका 20% वोटिंग पावर पे कंट्रोल है। ठीक है, या बिजनेस डिसीजंस जो लिए जाते हैं उसमें आप पार्टिसिपेशन करते हो किसी एग्रीमेंट की वजह से। किसकी वजह से? किसी, ऐसा जनरली तब हो जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी कंपनी है, और आपकी कंपनी को बिजनेस करना था, पैसों की जरूरत थी, मेरी कंपनी लोन दे दिया, आपकी कंपनी, मेरी कंपनी ने क्या दे दिया? लोन दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी, जब भी कोई बिजनेस डिसीजन लोगे ना, तो बिना मेरी परमिशन के नहीं, मेरी कंसेंट उसमें होनी चाहिए। आपको तो लोन चाहिए था, आपने कहा ठीक है, तो मेरी कंपनी का इसका मतलब, मेरी कंपनी का मतलब आपकी कंपनी के ऊपर क्या दे दिया आपने? मुझे इन्फ्लुएंस दे दिया। क्या दे दिया? इन्फ्लुएंस दे दिया। बात समझ गए? इतनी सी कहानी। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हैविंग सिग्निफिकेंट इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर कंपनी। ये अभी आपको नहीं पता एक्चुअली होती क्या है, मैं इसको बताने में इंटरेस्टेड भी नहीं है अभी। शेयर कैपिटल का मतलब तो आप समझते ही हो, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये आपको अभी पता नहीं, मुझे पता ही नहीं पता है। पता है इक्विटी और प्रेफरेंस क्या होते हैं? बताना क्या होते हैं, बताओ तो। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर्स क्या होता है? अच्छा, इक्विटी शेयर्स मतलब कुछ राइट्स कैरी करने वाले शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड फिक्स मिलता है, और इक्विटी से पहले क्या मिलता है? प्रेफरेंस। सही बात है, सत्य वचन। आ जाओ, पढ़ना तो है ही आपको, यहीं पे बता देता हूँ, अब बात आई गई तो। ठीक है, शेयर्स दो तरह के, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर वो जो प्रेफरेंस नहीं। आपने जो बताया कि उसके पास वोटिंग राइट होते हैं, आपने क्या बताया? डेफिनेशन तो नहीं है ना, इसी को डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, कैसे एक्सप्लेन करें? तो इक्विटी वो जो क्या नहीं है? प्रेफरेंस शेयर नहीं है। और प्रेफरेंस वो, कमाल की बात, प्रेफरेंस वो ना, प्रेफरेंस वो हैविंग प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्या होता है? पहल। प्रेफरेंस माने पहल होती है। अब सवाल यह है,
इनको प्रेफरेंस है किस चीज में, एक डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ गई या नहीं आई? इक्विटी शेयर वो जो प्रेफरेंस नहीं है, इक्विटी शेयर वो जो प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस वो जिनको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस है। इक्विटी के ऊपर क्या है, यानी कि उनको इक्विटी से पहले रखा जाएगा। कहां, जब डिविडेंड देने की बारी आएगी तो उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों को, और वो भी कैसे, ठीक है। नंबर 2, जब कैपिटल वापस करने की बारी आएगी तो इनको इक्विटी के ऊपर क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इक्विटी के ऊपर क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये होते हैं आपके प्रेफरेंशियल, ठीक है। बात समझ गए, इक्विटी समझ गए। इक्विटी शेयर्स आपको पता ही है एक्चुअली में क्या होता है, बंडल ऑफ राइट्स होता है, बंडल ऑफ राइट्स होता है। इक्विटी नहीं, एक्चुअली में शेयर्स का मतलब ये होता है बंडल ऑफ राइट्स, बंडल ऑफ। जैसे आपने कुछ शेयर्स खरीदे आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे राइट्स। इक्विटी खरीदोगे तो कुछ और राइट्स मिलेंगे, प्रेफरेंस खरीदोगे तो कुछ और राइट्स मिलेंगे, ठीक है। इक्विटी खरीदोगे तो कुछ और, जैसे कि आपको वोटिंग राइट्स, मान लीजिए आपने किसी रिलायंस कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के ही सही, इक्विटी शेयर खरीद ले, आपको जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा, आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना, वोट डाल सकते हो, आपको एनुअल अकाउंट चेक कर सकते हो, रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सब राइट्स आपको मिलेंगे। चलिए लिख लो, आगे पढ़ना ही है। एक बार दिखाओ कितना लिखा आपने सिलेबस में, लिख लो जिसको भी। ये आगे चल के टॉपिक है आपका शेयर कैपिटल, अभी पढ़ लिया, बिल्कुल लिखा है इसलिए बता देता हूं। इक्विटी शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स भी दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं ईवीआर, एक को बोलते हैं डीवीआर। ईवीआर स्टैंड्स फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल। डीवीआर बोल दो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है। ईवीआर वो जिसके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हो, डीवीआर वो जिसके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो। लिखा इतना है। डीवीआर कैसे इशू होते हैं, कब इशू होते हैं, कितने इशू होते हैं, ये सब का जिक्र नहीं किया गया है ना। बाकी मैं आपको बता दूंगा फिर भी, ठीक है। जो आप नॉर्मली समझते हो, आज तक आपने ये समझा है, आज तक आपने जो पढ़ा है, समझा है, देखा है, वो ये है। आपने आज तक क्या नहीं देखा, डीवीआर नहीं देखा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स नहीं देखे। एक्चुअली में इंडिया में सिर्फ दो ही कंपनियां हैं जिन्होंने आज तक डीवीआर इशू किए हैं, एक टाटा मोटर्स और एक फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, ठीक है। दो ही कंपनियां जिन्होंने क्या इशू किए हैं, डीवीआर। होता क्या है, टाटा मोटर्स का शेयर 200 रुपए का, मान लो कितने का, टाटा मोटर्स, रतन टाटा आपसे पूछ रहे हैं, मान लो कि सर आप एक बात बताओ, आपने शेयर खरीदे क्यों, आपने शेयर खरीदे क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदे हैं या मैनेजमेंट में पार्ट लेने के लिए खरीदे हैं। आपने कहा सर मैनेजमेंट में पार्ट थोड़ी ना लेंगे, 100 शेयर खरीदने अपन थोड़ी ना आपकी मीटिंग में मुंबई जाएंगे, ठीक है। अपने को तो सिर्फ किस बात से मतलब है, पैसे से मतलब है, प्रॉफिट आ जाए। तो उसने कहा तो आप एक काम करो ना, मेरा 200 वाला शेयर क्यों लेते हो, 100 वाला ले लो, सेम शेयर तो सेम है, कंपनी सेम है। टाटा मोटर्स डीवीआर, टाटा मोटर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसमें आपको जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वोटिंग राइट्स का। आपको बहुत सारी जगह पे वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। भाई आप ही ने तो कहा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करना ही नहीं आपको, तो 200 वाले शेयर की बजाय कितना वाला शेयर ले लो, 100 वाला लो। नंबर ऑफ क्वांटिटी डबल्स आएंगे आपके पास, कितनी आएंगी, बात समझ। तो दो ही कंपनी ऐसी है जिन्होंने डीवीआर इशू किए हैं। उसका पर्पस ये, डीवीआर जो ईवीआर से आधे रेट का होता है अप्रोक्सीमेटली, क्वांटिटी बढ़ जाती है, बस यही है। क्वांटिटी बढ़ने से एक हो सकता है खेल। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट क्या समझा, तो आपने शेयर्स भी पढ़ लिए, इक्विटी पढ़ लिए, प्रेफरेंस पढ़ लिए।
ये लिख लिया। एक चीज और बतानी है छोटी सी, वो आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता है, और बस अपना एक काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अपनी खाली कल सेक्शन 8 कंपनी पढ़ने का काम रह जाएगा जो बड़ा है, एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम। कोशिश करेंगे 2 क्लास मैक्सिमम, 3 तो मैक्सिमम है, नहीं तो 2 में खत्म हो जाए। लिख लिया? बता दूं, आपने अकाउंट्स पढ़ा ना, अकाउंट्स में अपने कैपिटल पढ़ी ना, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। क्या होती क्या है? होती क्या? होती क्या? बस खाली लिख देते थे। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इतनी कैपिटल जिसके लिए कंपनी ऑथराइज है उसका क्या लेके आ सकती है? वो इशू लेके आ सकती है। क्या लेके आ सकती है? इशू। कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल, मान लीजिए सपोज कीजिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 100 करोड़, कंपनी कितने तक के शेयर इशू कर सकती है? 100 करोड़। कंपनी ने, ध्यान से सुना मेरी वर्ड्स, ऑथराइज्ड में से आधे शेयर इशू कर दिए, इशूड कैपिटल। इशूड क्या जरूरी है 100% सब्सक्राइब हो? 90% पे भी तो इशू पास हो जाता है ना। सपोज कीजिए इशूड कैपिटल में से ये कॉलम इग्नोर, इसको क्या कीजिए? इशूड में से ये आधा इशूड था ना, इशूड में से इस कॉलम को इग्नोर कीजिए, ये कॉलम क्या हो गया? तो ये कैसी कैपिटल है? सब्सक्राइब कैपिटल। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। अब इस सब्सक्राइब्ड वाले पोर्शन में से आपने कोल्ड अप कर लिया 8 रुपए। कोल्ड अप कितना कर लिया? तो इस सब्सक्राइब्ड वाले पोर्शन में से, इतने पोर्शन में से कोल्ड अप कितना गया? तो 8 रुपए कैसी है? अब जितने आपने कॉल किए जरूरी सबने पे कर दिए? नहीं, हो सकता है इस हिस्से ने पे नहीं किए, इस हिस्से ने पे नहीं किए, बाकियों ने पे कर दिए, जिन्होंने पे कर दिए वो खत्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल खत्म। जितने को कंपनी ऑथराइज्ड है इशू कर सकती है, उस ऑथराइज्ड में से जितना इशू करेगी इशूड कैपिटल, इशूड में से जितना सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जितना आपने कॉल कर लिया कॉल्ड अप, और उसमें से जितना पे हो गया है वो पेड अप, और जो बाकी बच रहा है ये अनपेड, अनकॉल्ड, है ना, ऑथराइज्ड है, अनइशूड है। ठीक है, इसको आप कभी भी दोबारा इशू कर सकते। खत्म, बस इतना ही पढ़ना था। आपका कैपिटल खत्म होगी, इतनी थी कैपिटल।